नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंटर और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के सबसे बड़े सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क बीएसएनएल में अब वेतन और सम्मान की लड़ाई जो है वो खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ प्रतिनियुक्ति यानी जिसको कि आप डेपुटेशन के नाम से जानते हैं, उस पर आए अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वर्षों से कंपनी को मुश्किल दौर से निकालने वाले नियमित कर्मचारी आज भी थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी थर्ड पीआरसी के इंतजार में है। इसी मुद्दे पर बीडीएम, एआईजीईटीओए और बीटीयू जैसे कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया, मोर्चा खोल दिया। अब कर्मचारी संगठनों की मांग क्या है थर्ड पीआरसी और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बीएसएनएल के कर्मचारियों की दलील को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है आरबीआई ने बैंकों को क्यों किया अलर्ट, इसको भी करेंगे डिकोड। और अंतिम में सोने चांदी पर आई सिटी और कोटक सिक्योरिटीज की वार्निंग को भी जो है आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जब देश में बाढ़ आई, तूफान आया, सीमाओं पर जो है तनाव बढ़ा या दूर दराज जो है गाँव में टेलीकॉम सर्विसेज की जरूरत पड़ी, तब बीएसएनएल के कर्मचारियों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज वही कर्मचारी अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठाने को मजबूर है। कर्मचारी पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। जब प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है, तो बीएसएनएल के स्थायी कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी से क्यों वंचित रखा जा रहा है? इसी सवाल ने अब बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है, जहां कर्मचारी संगठन सरकार से साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं, थर्ड पीआरसी लागू करो, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज जो है उसको हटाओ और वेतन को लेकर जो भेदभाव है उसको खत्म करो। चूंकि पूरा मामला जो है सैलरी और पेंशन से जुड़ा हुआ है, मैडम का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या है पूरा मामला? विशाल, बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके सब्र का बांध जो है वो टूट गया है। बहुत लंबे समय से वो ये मांग कर रहे थे कि थर्ड पीआरसी क्यों नहीं लागू कर रही है कंपनी। और इसमें आपने एक शब्द कहा कि एक मांग है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जिसकी वजह से इनके जो वेतनमान में हम ये बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का नियम ये कहता है कि जिस कंपनी के ये कर्मचारी हैं, अगर वहाँ पर कंपनी की कमाई पर असर पड़ता है, और हम सबको पता है बीएसएनएल की जो हालत रही है उसे अब रिवैम्प किया गया है, लेकिन बीच में बहुत खराब दौर देखा और अभी भी खराब दौर जारी ही है इसका। तो ऐसे में ये कंपनी जो है ये अभी तो फिलहाल हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ये पीएसयू कंपनी के श्रेणी में आएगी। ये फैसला ले सकती है कि हम जो है लोगों के पैसे नहीं देंगे या कटौती करेंगे। तो उसी के तहत अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के तहत ही, क्योंकि कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है, इनकी सैलरी की बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। और यही बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ की मांग है कि इस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाइए और हमारे काम को देखिए। हमने कितना देश के लिए किया है, दूर दराज के सुदूर इलाकों में हमने जो है काम किया है। बाढ़ आती है तब बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इंगेज किया जाता है, कोई आपत्ति आती है तब हम काम करते हैं। और वहीं जो डायरेक्ट रिक्रूटीज अब जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी से हो रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है 7वें वेतन आयोग के तहत जो रिवीजन हुआ है उसके तहत। और हम अभी तक वेट कर रहे हैं थर्ड पीआरसी वाला जो नियम लागू कर देना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है और हमें वो नहीं मिल रहा है। हमारे जो रिटायरमेंट यानी पेंशन है उसका रिवीजन नहीं हुआ है। और अब तो एम्प्लॉयज़ भी बहुत कम हो गए। कहाँ 1,60,000 एम्प्लॉय होते थे बीएसएनएल में, जो अब जो है कटनी छटनी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, हाँ, वीआरएस दे करके कई लोगों को हटाया गया। इन सब के बाद और अब जो है 56 से 57,000 हैं। और इनका कहना है कि भाई डीओटी से डायरेक्ट रिक्रूटीज आ रहे हैं जो प्लान बना रहे हैं कैसे काम होगा, लेकिन काम करने वाले तो हम हैं, ग्राउंड लेवल पे तो हम काम करते हैं। एग्जैक्टली, हम काम कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर आ रहा है उसकी सैलरी अच्छी खासी चल रही है, 7th पे कमीशन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती वो मिल रही है। पर हमने ऐसा क्या किया हमारी सैलरी को, और ये इंतजार जो है 2017 से चल रहा है। 2017 से आज हम 2026 में बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर सैलरी रिवाइज नहीं होगी, महंगाई तो नहीं रुकने वाली है ना कि भाई इनकी सैलरी रिवाइज नहीं हो रही। महंगाई तो 2017 2026 में कहाँ पहुंच गई है। तो इनकी मांग मुझे तो वाजिब लग रही है। काम तो कर रहे हैं, आपने कंपनी को तो बंद नहीं किया, वहाँ ताला नहीं लगाया, ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए बीएसएनएल के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है विशाल। हम बस इस रिकॉर्डिंग के पहले मैं देख रही थी कि बीएसएनएल ने अपने जो रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि Q4 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वहाँ पे बहुत बड़ा जो है होल नजर आ रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ
1269 करोड़ इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY26। ये मिंट की खबर मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है बहुत बड़ा लॉस है। ऐसे में लॉस मेकिंग कंपनी है और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे जहाँ तक हम बात करें कि टेलीकॉम से जो इनकी कमाई है वो भी एज कम्पेयर टू पीयर इनकी उतनी अच्छी नहीं हो रही है। और ऐसे में कंपनी के लिए ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग समय है। पर एम्प्लॉयज़ अगर आपके पास हैं तो उनको अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, ये मांग तो अब जो है तेजी से जो हम देख रहे हैं, अब बहुत ही अलग अलग कर्मचारी संगठन जो है आवाज उठा रहे हैं। और ये मांग ऐसे समय पर आई है मैडम जब देश भर में जो है 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड मीटिंग्स जो है या जो बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोग अपनी मेमोरेंडम कहिए, अपनी मांग पत्र को देखिए, 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्षा है रंजना प्रकाश देसाई उनके सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमें इतना फिटमेंट फैक्टर चाहिए, हमारा जो है पे, पेंशन और तमाम तरह के रिवीजन को लेकर बार बार ये कर्मचारी संगठन भी बोल रहे हैं कि देखिए हमारे को पे पैरिटी चाहिए, महंगाई से हमें पे पैरिटी चाहिए, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन और वहां पर एक PSU के एम्प्लॉय हैं जो कह रहे हैं कि भाई थर्ड PRC का जो रिविजन होना था, PRC बेसिकली पे रिविजन कमेटी होती है जो PSU में जो लोग काम करते हैं उनके वेतन और भत्तों को जो डिसाइड करती है, उसका ही अता पता नहीं है। हम इसका इंतजार 2017 से कर रहे हैं, क्यों नहीं हमें इसका लाभ मिल रहा है, क्यों नहीं रिविजन उस हिसाब से हो रहा है, क्यों नहीं सैलरी बढ़ रही, क्यों नहीं पेंशन बढ़ रही है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और कहाँ आप अब 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरे देश में बैठकों का दौर चल रहा है, पर हम तो तीसरे PRC की मांग कर रहे हैं जो आकर के हमारे ऊपर हमें ऑर्डर दे रहा है। और BSNL में हम जिनके समक्ष काम कर रहे हैं वो उनको मिल रही है सैलरी जो है सरकार की तरफ से 7th पे कमीशन की रिवाइज। और अगर जब 8th पे देखिए ना मैडम, इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी 7वें वेतन आयोग लागू नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिए वेस्ट बंगाल में अभी भी 6th पे कमीशन चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद वहां बड़ा ऐलान किया गया कि अब चलिए 7वें वेतन आयोग की बात होगी। अब ऐसे समय में तमाम लोग जो पीछे छूट चुके थे उनको अब जब लाया जा रहा है मेन स्ट्रीम में, तो ऐसे समय में यह मांग मुझे लगता है कि जायज़ है। और देखिए BSNL बोर्ड ने BSNL का भी पक्ष जान लेते हैं मैडम, BSNL बोर्ड ने क्या कदम उठाए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कर्मचारी संगठनों के अनुसार BSNL बोर्ड पहले ही थर्ड PRC लागू करने की सिफारिश कर चुका है। इस संबंध में जो है TOT को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब जो है अंतिम निर्णय जो है सरकार और संबंधित जितने भी जो मंत्रालय हैं उनके स्तर पर लिया जाना, यानी जो गरारी फंसी हुई है मैडम वो सरकार के लेवल पर ही फंसी हुई है। बिल्कुल, सैलरी डिस्पैरिटी, सैलरी का रिवाइज नहीं होना, पेंशन का रिवाइज नहीं होना, ये BSNL के करीब 56 से 57 हज़ार कर्मचारियों की मांग है। और कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि उन्होंने BSNL को ये अपनी मांगे सौंप दी है। BSNL कह रही है हमने ये मांगे सरकार को सौंप दी है और अब जो है गेंद सरकार के पाले में है। जी, गेंद का अदला बदली हो रहा है बस मैडम। बिल्कुल, और राहत नहीं मिल रही है। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। भारत के करोड़ों बैंक खातों, UPI ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल डेटा की सुरक्षा को लेकर अब सबसे बड़ी लड़ाई जो है शुरू हो चुकी है। दुश्मन कोई देश या हैकर संगठन नहीं है, बल्कि एक ऐसी AI तकनीक है जो सॉफ्टवेयर की छिपी कमजोरियों को इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से जो है खोज सकती है। इसी खबर को भांपते हुए RBI ने बैंकों को तत्काल सुरक्षा समीक्षा का आदेश दिया और केंद्र सरकार ने इन्फोसिस, सर्टन और बैंकिंग सेक्टर के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा का महाअभियान शुरू करने को कहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या खतरा दिखा कि जिसने सरकार, बैंकों और देश की सबसे बड़ी IT कंपनियों को एक साथ मोर्चा संभालने पर मजबूर कर दिया। मैडम ये पूरा मामला है क्या, आपसे समझना चाहेंगे। नींद उड़ गई है सबकी विशाल, आपने सही कहा। महा अभियान देखिए लगातार हम देख रहे हैं। अप्रैल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी ये चिंता जाहिर की थी। उनका एक कमेंट आया था कि भाई एंथ्रोपिक का खतरा जो है वो बहुत गहरा होने वाला है। तो क्या है ये एंथ्रोपिक? विशाल ने शब्द यूज किया माइथोस और मैं कह रही हूँ एंथ्रोपिक। तो देखिए दोनों एक ही बात है, ये इसलिए मुझे लगा इसको थोड़ा समझाना जाए। एंथ्रोपिक कंपनी है और इनका ही ये AI मॉडल है माइथोस, और इसे जो है दुनिया भर के चुनिंदा सरकारों और भरोसेमंद संस्थाओं को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। और वहाँ से क्या पता चल रहा है, ये माइथोस जो है इतना पावरफुल है कि वो बैंकिंग सिस्टम के, फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स को पकड़ सकता है। और फिर अगर उसको वो जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो पता है तो वो बहुत आसानी से अगर गलत हाथों में चला जाए तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत बड़े फ्रॉड के लिए किया जा सकता है, पैसे के इधर उधर किए जा सकता है। और हमें कि कैस्केडिंग इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि तो सोचिए बैंक अकाउंट से
क्या क्या जुड़ा हुआ है, वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भेद कर सकता है, ठीक है। तो हम उससे जितने भी पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस की पेमेंट करते हैं, हर महीने ईएमआई और एसआईपी जैसे रेगुलर पेमेंट्स जा रहे हैं, तो ये हमारे पूरे फाइनेंशियल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भेद सकता है। ये माइथोस इतना ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें इतनी पावर है कि वो कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है। और इसीलिए बोला गया है, आरबीआई ने ये कहा है कि भाई आप बैंक से बोला गया कि आप बताइए आप कितने तैयार हैं, आपने क्या तैयारी की है, आपका अभी क्या चल रहा है। और इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने थोड़े समय पहले बोला था कि वो खुद भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब हमारी सरकार बात कर रही है कि कैसे वो इसका हिस्सा बन सके एंथ्रोपिक के साथ, क्योंकि माइथोस ने अभी ना कुछ चुनिंदा संस्थानों को और बड़े बड़े बैंक्स को एक मैं कहूँगी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उनको एक्सेस दिया है। ग्लास विंग, हाँ ग्लास विंग कहा जाता है, एक प्रोग्राम है जिसमें ये रेगुलेटर्स, ये कंपनियां जुड़ करके अपने आप को चेक कर सकती हैं और माइथोस की कैपेबिलिटीज को समझ सकती हैं, ये समझ सकती हैं कि माइथोस कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो तो क्या क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा। तो वो ग्लास विंग में भी भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि उसका वो हिस्सा बने। और मैं आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है ना बैंक के सीईओ से अप्रैल में ही निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका बयान आया कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और अप्रैल में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक के सीईओ के साथ एक बैठक की थी और ये बैठक तुरंत हुई थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि जो एंथ्रोपिक ऐप है वो कुछ गलत हाथों में चला गया है। हालांकि बाद में आया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा शक था कि कुछ हुआ है ऐसा। और इसके बाद उस घटना के तुरंत बाद बैंक के बड़े बड़े सीईओज को जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में बुलाया गया था और उनके साथ साइबर सिक्योरिटी रिस्क की बात की गई थी। अब कहा जा रहा है कि आरबीआई ने ये एडवाइजरी जारी की है कि आप अपनी सुरक्षा सिस्टम को मजबूत कीजिए और आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ आपका सिस्टम वल्नरेबल है, यानी वहाँ पर कोई जो है चोट पहुँचा सकता है, कोई साइबर अटैक हो सकता है। क्योंकि एक छोटा सा साइबर अटैक भी ना माइथोस की शक्ति के साथ जो है आपके पूरे सिस्टम को कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी एक के बाद एक जो है पूरी इमारत ढह सकती है। जैसे नहीं एक हल्का सा आप किसी को धक्का मारें और वो एकदम इमारत अगर कमज़ोर कहीं से भी होगी तो वो पूरी ढह जाएगी, तो वैसा हो सकता है आपके बैंकिंग अकाउंट के साथ, आपके दूसरे फाइनेंशियल पेमेंट्स जो आप उससे करते हैं। और इसीलिए सरकार इसको लेकर के बहुत ही जो है बैंकों से बार बार कह रही कि प्लीज़ आप बताइए तुरंत के तुरंत, जून के अंत तक बताइए कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ हैं, आप उस कमज़ोरी को कैसे एड्रेस करेंगे, क्या है आपके पास प्लान आपके नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि जो जिनके बैंक खाते हैं, जो बैंकों से जुड़े हुए हैं, उनको जो है कोई दिक्कत ना हो। और केवल भारत ही नहीं, दूसरे तमाम देश भी इसी में जुड़े हुए हैं, जिसमें यूके का नाम आ रहा है कि यूके के रेगुलेटर ने भी जो है माइथोस को लेकर अपनी चिंता जताई है और वो लोग भी इस तरफ काम कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक हम बात क्या करते थे विशाल कि साइबर फ्रॉड, वो मैम हम लोग वही, मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाह रहा था कि हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी एक सेमिनार भी हम लोगों ने की थी। इस देश में सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। आए दिन खबरें आती हैं कि किसी जो है बूढ़े बुजुर्ग का जो है 1-2 नहीं बल्कि 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो है वो साफ हो जा रहा है। कई जो है बड़े सीनियर अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन IAS ऑफिसर ने तो सुसाइड कर लिया कि उस ट्रैप में फंसने के कारण। ऐसे देश में जहाँ देश की आबादी 150 करोड़ से अधिक है, वल्नरेबिलिटी का जो रिस्क है वो बहुत एट इट्स कोर माना जा रहा है। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैडम हम लोग इतने लेट क्यों हो जाते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर का मामला हो, अब बीच में खबरें आती है चिप्स का मामला आती है। पूरा देश ही लेट है एआई के फ्रंट पर, वो तो हम देख ही रहे हैं। हमारे शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, हमने एआई में जो देरी की है उसी का तो खामियाजा हम पूरा आईटी सेक्टर में, पूरा आईटी सेक्टर भर के गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? इसीलिए तो है, हम तो लेट लतीफी में तो हम सबसे आगे हैं। लेकिन ये देखिए कि आप कितनी तरफ से अब आपके ऊपर अटैक बढ़ने वाला है। आपने जैसे अभी कहा, विशाल ने कहा साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ये सब तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि हम हज़ारों बार उस पर बात कर चुके हैं, हज़ारों खबरें छप चुकी हैं, हज़ारों वीडियोस बन चुके हैं। फिर भी उस तरह का फ्रॉड जिसमें आपके बैंक आपका एटीएम नंबर ले लिया जाता, आपका पिन नंबर ले लिया जाता, वो वाला एक फ्रॉड अपनी जगह है। एक फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट है, एक है ऑनलाइन फ्रॉड। मान लीजिए आपने आपके कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से घुस करके हो रहा है। दूसरा फ्रॉड जो कि बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैंक के घोटाले हम देख चुके हैं। और अब उसके बाद अब आप तैयार हो जाइए माइथोस के साथ। माइथोस क्या करेगा क्या नहीं करेगा,
और क्या करने की ये कैपेबिलिटी रखता है ये तो समझ में सबको आ ही रहा है। तभी तो इतनी बातें हो रही हैं कि सब कह रहे हैं कि देखिए आपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, जून तक बताइए आपने क्या किया है साइबर रिस्क से बचाने के लिए, और बैंक भी कुछ दलील दे देंगे। लेकिन जब ये फ्रॉड होते हैं ना, हमने पिछले बार भी हमने कई ऐसे इस तरह के फ्रॉड्स देखे हैं जहाँ पे सिस्टम जब अटैक होता है, जब साइबर अटैक पूरे सिस्टम पर होता है बड़े बड़े बैंकों के, तो कुछ नहीं हो पाता है अंत तक। बैंक चुप्पी साध लेते हैं। मुझे एक याद आ रहा है इंसिडेंट मैडम, जब पूरा ब्लैकआउट हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम, फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं काम कर रहा था। एक दौर हम लोगों ने देखा एक दिन में जो पूरी तरह से जो पूरा सिस्टम जो है ठप हो गया था। तो इस दिन की हम लोग तैयारी पहले से क्यों नहीं करते? तमाम देश की जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थानें हैं, वो क्यों इतनी पीछे पड़ जाती हैं? क्योंकि जो कहावत है मैडम यहाँ की पुलिस से आगे तो चोरी है। बिल्कुल। और देखिए ये बात भी अब हम सबको पता है कि ठीक है अभी मिसाइल पर मिसाइल चल रही है ईरान इजराइल के बीच में, पर जो अगली लड़ाई है वो साइबर वर्ल्ड में ही लड़ी जाएगी, डिजिटल वॉरफेयर। और उसके लिए हमें तैयार होना। हम अभी क्रूड और रुपए की वीकनेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कब जो है हमारे गैजेट्स के जरिए हमारी जिंदगी पे असर डाल सकते हैं, इसके बारे में सोचना और इसके लिए तैयार होना। हम आरबीआई ने हालांकि साफ साफ कहा है कि देखिए अभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम बहुत तैयार हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, हम इन्फोसिस के साथ करार किया है। हाँ, लेकिन जब नीट जैसा पेपर लीक हो सकता है, जब आपके मार्किंग सिस्टम पर एक 17 साल का बच्चा बता देगा कि वहाँ पर क्या गड़बड़ियाँ हैं, तो इस तैयारी को आप दुरुस्त करके मुझे कैसे कॉन्फिडेंस देंगे कि मैं आपके सिस्टम पे भरोसा करूं, अपनी मेहनत की कमाई आपके सिस्टम में रखूं? अब तो सवाल कई हैं विशाल। अब सरकार कई, अभी आपने कहा ना गेंद गेंद खेल रहे हैं बीएसएनएल में सरकार और बीएसएनएल और सब कोई, तो यहाँ पर भी हमारी सुरक्षा भी जो है वो गेंद की तरह सरकार के पाले में है। हम उनके मर्सी पर हैं। हम क्या कर सकते हैं? माइथोस से थोड़ी लड़ सकते हैं। हम ये कर सकते हैं हाँ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का फोन आएगा तो हम सावधान रहेंगे भाई, हम अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रख सकते हैं। लेकिन अगर 1930 पे कॉल कर सकते हैं, जो आपका फोन उठे या ना उठे इसका भरोसा नहीं है जी। ठीक है, मैं कर चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है। और अब माइथोस से अटैक की तैयारी है, देखते हैं। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। क्या सोने की चमक अब कुछ समय के लिए फीकी पड़ने वाली है या सिर्फ एक जो है यह अस्थायी गिरावट है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म सिटी ने सोने को लेकर जो है ऐसा अनुमान दिया है जिसने निवेशकों का ध्यान खींच लिया। एक तरफ अगले 3 महीने के लिए गोल्ड का टारगेट घटा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ लंबी अवधि में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद भी जो है जताई जा रही है। अमेरिकी ब्याज दरों, मजबूत डॉलर, बढ़ती बॉन्ड यील्ड और जो है वैश्विक घटनाक्रमों के बीच सोने और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं, ये सवाल जो है हर निवेशक के मन में। तो आइए प्रियंका मैडम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाजार के बड़े जो है एक्सपर्ट्स कहिए, विशेषज्ञ कहिए, सोने चांदी को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं और निवेशकों को किन स्तर पर जो है सबसे ज़्यादा जो है नज़र रखने की ज़रूरत है। ओवर टू यू मैडम। और आज सबसे बड़ा डेटा जो है एम्फी का भी डेटा आ गया है, तो आपसे उस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे। गोल्ड का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, बड़ा टेक्निकल पार्ट होता है। तो पहले इस खबर पर आते हैं, सिटी की रिपोर्ट, देन वी विल मूव ऑन टू एम्फी डेटा। ठीक है, तो दोनों ही जो आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बात है, पर गोल्ड की जब बात आती है ना तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। और सिटी ने तो भाई कमाल ही कर दिया। सिटी कह रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में गोल्ड जो है वो कीमत जो है 1,55,000 के आसपास अभी चल रही है और 1,24,25,000 पर आती हुई नजर आ सकती है। 20% की गिरावट आ जाएगी। 20 से 25% की गिरावट, ये कहना है सिटी का। अब सिटी इतना बेरिश है गोल्ड को लेकर के, उनका कहना है कि देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा और सेफ हेवन की जो वो है वो मांग घटती हुई नजर आएगी। ये 2 बड़े कारण हैं जो सिटी कह रहा है कि हम देखेंगे कि 3 महीने में उन्होंने गोल्ड का टारगेट $4,300 पर रखा है और उसके बाद घटाकर इसे 4,000 यानी प्राइस जो है वो स्लिप करेगा और $4,000 के आसपास गोल्ड को आते हुए सिटी कह रही है कि हम देख सकते हैं। वैसे जून 2025 में भी सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी उनकी टीम ने और वहां पर भी वो बेरिश रहे। तो सिटी का रुख ही हमेशा गोल्ड को लेकर के बेरिश रहा है। वहां पर तो उन्होंने कह दिया था कि भाई 2,500-2,700 के लेवल जो है जून 2025, लेकिन हमने वो लेवल देखा नहीं। हमने तो जनवरी में उल्टा गोल्ड को जो है ऐसी छलांग मारते हुए देखा है। 184 टू 1.5 लाख आया था और 1.5 लाख से फिर 160-170 के आसपास। बिल्कुल, जब सिटी जैसे ये रिसर्च वाले प्लेटफॉर्म जो है जब वो लेकर आते हैं ना अपने, तो वो हमेशा 3 सिनेरियो देते हैं। क्योंकि देखिए हम उनको बस वो भी सिनेरियोस कैसे बना रहे हैं, वो उस आधार पर जो आसपास अभी चल रहा है। तो वो हमेशा वो जो अनुमान है वो 100% कभी सही होगा कि नहीं
ये नहीं बोला जा सकता, पर जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से वो 3 सिनेरियो दे रहे हैं। तो 3 सिनेरियो में बेस के सिनेरियो कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो $3100 से $3500 प्रति ऑन्स के रेंज में रह सकता और है। इसकी संभावना 60% 60% है, तब ज्यादा संभावना इसकी है मैम। बिल्कुल, यानी कमजोरी की, बेरिश आउटलुक। सिटी का हमेशा आउटलुक जो है वो बेरिश रहा है। अब आते हैं बुल केस, जिसकी 20% संभावना है, और बुल केस में उनका कहना है कि भाई जो कीमत है वो $3500 प्रति ऑन्स से ऊपर जा सकती है, लेकिन ओनली 20% चांसेस। और अब आते बेयर केस, जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि गोल्ड जो है वो 3000 प्रति ऑन से नीचे भी आ सकता है, और गिरने के पीछे उनको लग रहा है कि देखिए मांग घटने वाली है, ये वॉर जो है वो। यही मेरा अगला प्रश्न आपसे था मैडम कि जो बेरिश लगातार बने हुए हैं उसके पीछे के कारण क्या है? सब उनका कहना है कि देखिए वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी 2026 में, उसके आसार उनको लग रहे हैं जी, पर मुझे नहीं लग रहे हैं इसके आसार, क्योंकि हर दिन रात को कुछ नया होता है। कभी ट्रम्प साहब कंफ्यूज दिखते हैं, कभी कहते हैं मैं ऐसे करूंगा, फिर वो खुद जो है वो पलट जाते हैं और अटैक कर लेते हैं, फिर कहते हैं इजराइल तुम संभालो, फिर वो अटैक करने लगते हैं। तो देखिए, लेकिन सिटी कह रहा है कि देखिए उनको लग रहा है कि 2025-26 जो मतलब ये जो साल है 26-27-26 के अंत तक हम देखेंगे कि वॉर जो है वो कम होगी, मांग घटेगी। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार घट रही है, ठीक है, इस वॉर की वजह से, तो वहां से भी इसको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मिड टर्म कुछ इलेक्शंस के रिजल्ट जब आएंगे, ग्लोबल जीडीपी बेहतर होगी, और हाँ, अमेरिकी ब्याज दर में एक अगर कटौती होती है तो फिर गोल्ड की अपील और कम हो सकती है। अब मैं इसको कंपेयर कर रही थी विशाल, दूसरे जितने लोगों ने गोल्ड पर आउटलुक दिया है, तो सबसे बेरिश क्यों है सिटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि देखिए वॉर कम हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग को लेकर चिंताएं हैं, और ऑब्वियसली अगर फेड जो है वो अमेरिकी रेट कट करता है, और ग्लोबल जीडीपी। अब जब दूसरों के ऊपर आते हैं तो देखिए गोल्डमैन सैक्स वो तो कह रहा है 2026 के एंड में कितना, $5400, और अगर हम देखें इनका बेरिश जो सिटी का वो है 3000 के आसपास, ठीक है, 3000 5400 का अंतर है मैडम। जेपी मॉर्गन क्या कह रहा है, $6300 बाय दिस ईयर एंड। यूबीएस फोरकास्ट कर रहा है 6200, डॉचे बैंक कह रहा है 6000, और इन सब में जो है हमें दिख रहा है सिटी सबसे अलग। और यहाँ जब मैं गोल्डमैन सैक्स ने, तो आप देख रहे हो अंतर कितना है, और ये अंतर एक बात की ओर सिग्नल कर रहा है, क्या मैम, डिफरेंस कितना है। और सिर्फ सिटी और इन सब में ही नहीं, आप गोल्डमैन सैक्स कहाँ कह रहा है 5400, तो जेपी मॉर्गन कह रहा है $6300, इन दोनों में भी कितना फर्क है। इस फर्क से ये पता चल रहा है कि अनसर्टेनिटी एट इट्स कोर है, इसीलिए ये अनसर्टेनिटी का सिग्नल है कि भाई इतनी अनसर्टेनिटी है, अभी मैक्रो फैक्टर्स हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ठीक है, इन सब को लेकर के, और यही जो है 2026 का मूड है। अब हम 6ठे महीने में खड़े हैं, 2026 आधा बीत गया है, और मुझे लग रहा है इस साल को डिफाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है, वो है अनसर्टेनिटी। तो गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जो बहुत ऊपर वाले टारगेट्स जो दे रहे हैं, उसके पीछे उनकी दलील है डी-डॉलराइजेशन। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो बढ़ी हुई है, और ये एक मैसिव फैक्टर है कि उनको लग रहा है कि गोल्ड जो है वो सदा के लिए है, और उसमें हम देखेंगे। और ऑल्सो फेड के रेट कट को भी वो वॉच कर रहे हैं कि वहां से क्या अनुमान मिलता है। तो देखिए ये अनुमान बदलते रहते हैं, ये नहीं है सिटी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। 2 महीने के बाद सिटी आके ये भी कह सकता है कि नहीं अब तो मुझे लग रहा है ये $6000। लेकिन इन सब के बीच मैं आम आदमी के सरोकार का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ मैडम, कि सब रिपोर्ट्स को इतर करिए, अगर ये बड़ी खबर ये आ रही है सिटी की कि 20% सस्ता हो जाएगा मैडम, तो अभी शादी ब्याह लगन का शुरुआत हो गया है, सीजन का शुरुआत हो गया, अगर 20% सस्ता मिले, 1.55 का सोना अगर मुझे मान लीजिए कि 1.20 के आसपास मिले, तो क्या लपक ले, खरीद ले आदमी, खरीदारी करे? अभी तो हुआ नहीं है विशाल, ठीक है, अब जब जिसके घर में शादी होगा अगर वो ऐसे टाइमिंग करके वेट करता रहेगा ना तो फंस जाएगा। तो मुझे लगता है हमेशा वही, देखिए एसेट एलोकेशन का वही ये सवाल आ जाता है कि आप हमेशा जो है थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए समय के साथ। और जब आपको सोना इस्तेमाल के लिए खरीदना, तब ना हम भारतीय घरों में जो है हम वो तब उसकी कीमत नहीं देखते हैं भाई। घर में शादी ब्याह है, पूजा है, और अगर खरीदना है तो खरीदना ही है, चाहे वो 1.55 पे हो या 1.80 पर हो, ठीक है। तो तब वहां पर वो लेकिन हाँ, विशाल ने जो कहा वो भी है, सबको लगता है यार थोड़ा पैसा बचेगा क्या,
कि रुक जाएं क्या, थोड़ा सा शायद पैसा बच जाएगा मेरा, मैं रुक गिरे जाता तो खरीद हूँ। ले। लेकिन देखिए यहाँ पे माहौल ऐसा है कि ये जो है आप वेट करते रह जाएंगे और सिटी जो है 1 महीने बाद कहेगा नहीं अब तो मैं बुलिश हो गया हूँ। तो इस इंतजार में मत रहिएगा, जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से निवेश कीजिएगा। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अब मैं भी सरप्राइज हूँ कि बाकी सारे बड़े बैंक कह रहे हैं कि हम तो गोल्ड में तेज़ी देख रहे हैं, पर सिटी कह रहा है नहीं हम तो नहीं तेज़ी देख रहे हैं। तो अब ये सिटी वर्सेस रेस्ट ऑफ द बैंक जो कि बुलिश हैं और सिटी जो है वो उतना बुलिश नहीं है। लेकिन देखिए गोल्ड ने सिग्नल देना शुरू कर दिया है, अब गोल्ड से आउटफ्लो शुरू हो गए हैं। जी मैम, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि एम्फी के डेटा को भी जो है आपसे डिकोड करवाएं। कैसे रहे सबसे पहले एम्फी के डेटा, ये थोड़ा बताइए आप। एम्फी के डेटा इस बार भी जो है वो चौंकाने वाले रहे, ठीक है। हमेशा रिकॉर्ड की हम बात करते हैं ना, ये रिकॉर्ड बना वो रिकॉर्ड बना, 32,000 करोड़ 31,000 करोड़, लेकिन इस बार वो सारे रिकॉर्ड जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए। एक साल में ऐसा हुआ है, एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी शेयर मार्केट में निवेश करने वाले जो म्यूचुअल फंड है वहां पर 40% का डिप हम देख रहे हैं। मतलब जहां 38,000 करोड़ के आसपास जो है, मैं वो डेटा भी मैंने बनाया था, वो मैं डेटा यहाँ पर एक बार पढ़ना तो ज़रूर चाहूँगी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो हमें बता रहा है कि कितना इनफ्लो आया है और कितना आउटफ्लो आया है। जी मैम, 1 सेकंड का वक्त लूंगी विशाल। जी लेकिन ठीक है मैम, 38,000 से अगर वो डेटा बहुत 22,000 करोड़ एग्जैक्टली सोचिए। सो कहाँ तो ये गिरावट के कारण क्या है मैडम, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। 40% का स्लम्प क्यों आया? तो चलिए ये डेटा भी आ गया है। सो अप्रैल 2026 में जहां 38,426 करोड़ का इन्फ्लो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया था, वहां मई में ये 22,908 करोड़ है, ठीक है। 15,500 करोड़ कम निवेश आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि मई में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहे, बहुत। अप्रैल में हमने हाई मारा और उसके बाद मई में बहुत खराब समय रहा बाजारों के लिए, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने पैसा जो है वो कम डाला है। हालांकि SIP अभी भी डटे रहे हैं, ठीक है, वो 30,000 करोड़ के आसपास ही हैं, वहां पे कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना है, पर 1% की मामूली डिप नजर आ रही है। SIP यानी महीने में जो आप छोटी छोटी किस्तों में निवेश करते हैं, वो अप्रैल में 31,000 करोड़ के ऊपर थी, जो कि मई में आके 30,954 करोड़ पे रही है। लेकिन देखिए लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट 37% गिरा, मिड कैप में 33% गिरा, स्मॉल कैप में 28% गिरा। यानी अप्रैल में लोगों ने ज्यादा किया, मंथ ऑन मंथ हम ये स्लिप देख रहे हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड जो कि हमेशा सदाबहार फंड माना जाता है, जस्ट कट डाउन बाय हाफ। अप्रैल में 10,000 करोड़ प्लस का निवेश आया था, जो मई में 5,000 करोड़ पर रह गया है। अब हम डिस्कस कर रहे थे गोल्ड ETF में बड़ा यू टर्न, ठीक है। अब वो गोल्ड लाडला नहीं रहा है जिस पर लोग पैसा न्यौछावर कर रहे थे। आउटफ्लो हुआ है भैया 725 करोड़ का आउटफ्लो। तो क्या ये इसको मुनाफा वसूली माने मैडम? मुनाफा वसूली थी, थोड़ा पॉज भी कर रहे हैं लोग अप्रैल में, क्योंकि मार्केट्स ने अच्छा किया तो कुछ लोगों ने ऐसे मुनाफा वसूली भी किया है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बबल गम की तरह खिंचते चले जा रहे हैं, ये लोगों के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो लोग थोड़ा सा पॉज करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, थोड़ा सा पॉज करें, क्या पैसा बन नहीं रहा। और पैसा अगर बन नहीं रहा है और पैसा घटना शुरू हो रहा है तो ये चिंता की बात है, ठीक है। तो जहां पैसा बन रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, पैसा निकालो। तो वो हमने गोल्ड में देखा। अप्रैल में जहां 3,000 करोड़ का जो है इनफ्लो आया था, वही मई में ये स्लम्प होके 725 करोड़ का हम आउटफ्लो देख रहे हैं। नए फंड्स भी कम लॉन्च हुए और नए फंड से इकट्ठा होने वाला फंड NFOs के जरिए वो भी कम हुआ है, ठीक है। वो भी जस्ट बाय हाफ हो गया। मई में NFO का जो निवेश है वो घटकर 471 करोड़ रहा, जो कि अप्रैल में 828 करोड़ था। तो एक तरह से इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है ना वो थोड़ा सबड्यूड दिख रहा है। और मई में ये जो सेंटिमेंट है ना इन आंकड़ों में नजर आ रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूरी बनाई। डेट म्यूचुअल फंड में भी हमने आउटफ्लो देखा है, ठीक है। सारे ही फंड्स में जो इनफ्लो आया है वो मंथ ऑन मंथ पिछले महीने के मुकाबले कम रहा है। ओवरऑल AUM जो है वो घटा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। 80 लाख करोड़ से नीचे आया मैडम? नहीं, 80 लाख करोड़ रहा है, लेकिन कुछ हजार जो है कम हुए। तो 81.92 लाख करोड़ से 81.58 लाख करोड़ रहा है। तो गिरावट हर फ्रंट में नजर आ रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर
पॉज बटन दबा। ऐसे में क्लास सवाल आपसे बनता है मैडम, पर्सनल फाइनेंस की आप बहुत ज्ञाता हैं, जानकार हैं। आपसे अंतिम सवाल ये मैं पूछना चाहूँ कि ऐसे मूड माहौल में मैडम, अगर किसी का करंटली SIP चल रहा है, गोल्ड में अगर ETF में पैसा लगा रहे हैं, तो उन लोगों को आपकी क्या सलाह होगी ऐसे मूड माहौल में? क्या अपनी SIP बंद कर दें, या जो आपका अगर आपका लक्ष्य ये है कि आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया था कि मैं जो हूँ 5 साल से लेकर 7 साल तक निवेश करने वाला हूँ, वो टाइम फ्रेम अभी आया नहीं, तो फिर करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अनलेस कि आपकी जेब नहीं अलाउ करे, अनलेस आपके फाइनेंशियल क्रंच है, कोई नौकरी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में बंद कीजिए। घर के खर्चे चल रहे हैं जैसे वैसे ही सिप भी चलाते रहिए, क्योंकि हमेशा जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करते हैं। गोल्ड ETF भी अगर आपने खरीदा, आप उसमें अगर आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, जैसे जनवरी में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो देखा, तो पार्शियल प्रॉफिट आप ज़रूर बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश किया था तो सिर्फ रोकिए नहीं, सिर्फ करते रहिए। हालांकि मेरे कई एक्सपर्ट जो मेरे शो में आते हैं वो कहते हैं सिर्फ बढ़ा दीजिए, पर मैं कहूँगी कि भाई अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पैसे पे जोखिम है, तो सिर्फ नहीं भी बढ़ाइए, लेकिन रोकिएगा मत, ठीक है? सिर्फ बढ़ाने का फैसला 1-2 महीने बाद ले सकते हो, और मुझे लगता है यही हुआ है मई में। लोगों ने सिर्फ बढ़ाई नहीं है, और कुछ लोगों ने शायद प्रॉफिट बुक किया है, कुछ लोगों ने पैसे को थोड़ा सा पॉज दबा दिया कि थोड़ा सा रुक जाते हैं अभी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज का मनी सेंट्रल बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।